स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, नाम दफा उड़न गिलहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली एक दुर्लभ रात्रिचर उड़न गिलहरी प्रजाति है। 2. IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से सामने आई है। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी का आखिरी बार वर्णन 1981 में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा टाइगर रिजर्व में पाए गए एकल प्रजाति के आधार पर किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी पैटोरिस्टा पैटोरिस्टा मुख्य रूप से इसके कानों पर बालों के प्रमुख गुच्छे के कारण अलग है, जो उसी पारिस्थितिकी तंत्र की एक अन्य प्रजाति है। इस प्रजाति का पता लगाने में कठिनाई के कारण यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि इसे गलती से लाल रंग की विशाल उड़ने वाली गिलहरी समझ लिया गया होगा या इससे भी बदतर इसे विलुप्त होने का सामना करना पड़ा होगा। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटापन्न और वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसूची 1 में शामिल है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा शासित होती है। 2. तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर अनिवार्य रूप से लिखित रूप में देना होता है। 3. अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 से 54 एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के तहत निर्देश 10 से 18 द्वारा शासित होती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है जिसका उत्तर प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य लिखित उत्तर चाहता है और इसका उत्तर मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है। इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के एक निलंबित सदस्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे संसद की दीर्घाओं, लॉबी तथा कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। 2. वे उस समिति की बैठकों में भाग लेना जारी रख सकते हैं जिसका वे हिस्सा हैं। 3. निलंबन अवधि तक उनका दैनिक भत्ता रोक दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निलंबित संसद सदस्य, उन्हें दीर्घाओं, लॉबी तथा संसद कक्षों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वे समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। संसद में कई समितियां हैं जिनका प्रत्येक सदस्य हिस्सा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निलंबन अवधि के दौरान वे समिति के आधिकारिक दौरों तथा अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो सकते। निलंबन अवधि में उनका दैनिक भत्ता भी रोक दिया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। 1. इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्रालय की साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। 2. इस संवाद में राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, स्थानीय अधिकारियों और निजी क्षेत्र, मीडिया एवं शिक्षा जगत के विचारकों के साथ विविध चर्चाएं शामिल हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। अतः कथन एक सही है। यह संवाद एक बहुहितधारक अंतर क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संरचित है, जिसमें राज्य प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया तथा शिक्षा जगत के विचारकों से जुड़े होते हैं। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू की गई भारत की पहली प्रमुख वैश्विक पहल है। 2, इसका सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। 3, इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों का लचीलापन बढ़ाना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद CDRI भारत की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। CDRI सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। अतः कथन दो सही है। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों का लचीलापन बढ़ाना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे वैश्विक जलवायु कार्यवाही आख्यान में व्यक्तिगत व्यवहार को सबसे आगे लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 में लॉन्च किया गया था। 2, लाइफ प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था, जो नासमझ और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित है, को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई की चर्चा में सबसे आगे लाने के लिए मिशन लाइफ की घोषणा की। अतः कथन एक सही नहीं है। लाइफ प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था, जो नासमझ और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित है, को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था से बदलने की कल्पना करता है, जिसे सचेतन और जानबूझकर उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, जो विश्व भर में अपनाए जाने पर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया, जो देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग की पंजीकरण को नियंत्रित करता है। 2, नया विधेयक पुराने 1867 के अधिनियम के तहत सभी उल्लंघनों को बहुत हद तक कम कर देता है। 3, किसी विदेशी पत्रिका का सटीक पुनर्मुद्रण भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 संसद द्वारा प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लिया।
जो वर्ष 1867 से देश में मुद्रण और प्रकाशन उद्योग की पंजीकरण को नियंत्रित करता था। अतः कथन 1 सही है। नया विधेयक पुराने विधेयक के तहत सभी उल्लंघनों को काफी हद तक अपराध की श्रेणी से हटा देता है। पहले अधिनियम के मामूली उल्लंघन पर 6 महीने तक की कारावास की सजा दी जाती थी। अतः कथन 2 सही है। किसी विदेशी पत्रिका का सटीक पुनर्मुद्रण केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही भारत में किया जा सकता है। ऐसी पत्रिकाओं की पंजीकरण की विधि निर्धारित की जाएगी। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LEMOA भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रसद समर्थन, आपूर्ति और सेवाओं के लिए मौलिक नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाला एक समझौता है। 2. यह समझौता किसी भी पक्ष पर कोई भी संयुक्त गतिविधि करने का दायित्व डालता है। 3. यह सैन्य अड्डों की स्थापना या आधार व्यवस्था का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 29 अगस्त 2016 को वाशिंगटन DC USA में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। LEMOA एक सुविधाजनक समझौता है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए बुनियादी नियम, शर्तें एवं प्रक्रियाएं स्थापित करता है। अतः कथन 1 सही है। यह समझौता किसी भी पक्ष पर संयुक्त गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह किसी भी आधार की स्थापना या आधार व्यवस्था का प्रावधान नहीं करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1985 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई। 2. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी SAU एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो ढाका में स्थित है। 3. सार्क मध्यस्थता परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका कार्यालय पाकिस्तान में है और इसका दायित्व क्षेत्र के भीतर एक कानूनी ढांचा या मंच प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अतः कथन 1 सही है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी SAU एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थित है। SAU द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र की मान्यता राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र के बराबर है। अतः कथन 2 सही नहीं है। सार्क मध्यस्थता परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। पाकिस्तान में इसका कार्यालय वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापार, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य विवादों के निष्पक्ष और कुशल समाधान के लिए क्षेत्र के भीतर एक कानूनी ढांचा या मंच प्रदान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि सदस्य राज्यों और उनके नागरिकों द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद सत्र बुलाना प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा शासित है। 2. संसद का सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। 3. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसद सत्र बुलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संसद सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है।
जिसके नाम पर सांसदों को सत्र के लिए बुलाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, अर्थात संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। परंपरा के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में लॉर्ड इरविन ने की थी, जो ASI के पहले महानिदेशक भी थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।